जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों ये सेट नंबर 13 है जो कि एडुटेरिया पब्लिकेशन से लिया गया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। इससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आप क्वेश्चन से अपडेटेड होंगे। साथ ही साथ 7 सेट के बाद जो है इसका ये भी बुक समाप्त हो जाएगा। सभी वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट से बिलोंग कीजिए और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 1 से 2 दिन में ये किरण का भी मैं BSSC का इंटरेस्ट स्टडी का जो भी सेट प्रैक्टिस है उसको लेकर के आ जाऊँ और ये दोनों बुक को अल्टरनेट करते चलूँ, जैसा कि मैंने पिछले बार भी करवाया था और एक बार में 2 बुक कवर कराए थे। तो आइए हम एक एक करके प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से एक चीज़ और बता दूं कि इसका PDF पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रश्न संख्या देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 से कहता है कि 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की स्थापना की नींव डाली गई थी, यानी चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा विजयालय। बता दें कि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। किसका? पल्लवों का एक जो था वो दोस्तों सामंती सरदार था। उसने 850 ईस्वी में, कब? 850 ईस्वी में तंजौर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लवों एवं पांडवों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांडवों की निर्बल स्थिति का लाभ उठा करके विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया और वहां उसने दुर्गा देवी एक नाम का एक मंदिर बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था? तो दुर्गा देवी। नोट करिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। तो दुर्गा देवी जो है मंदिर बनवाया था किसने? विजयालय ने। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक राज किया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है कि निम्नलिखित मध्यकालीन संतों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, यानी सबसे पहले कौन है? तो सबसे पहले आए शंकराचार्य, यानी ऑप्शन नंबर 3 में हमको दिख रहा है। ये आए 8वीं शताब्दी में। इन्हें जो है दर्शन का अद्वैतवाद सिद्धांत इन्होंने दिया था। कौन सा? अद्वैतवाद सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद ये आए रामानुजाचार्य जो कि 11वीं शताब्दी में आए। इसके बाद माधवाचार्य 13वीं शताब्दी में आए और अंत में आते हैं वल्लभाचार्य जो कि 15वीं शताब्दी में आए। तो इस प्रकार जो संतों का कालानुक्रम है वो ऑप्शन नंबर 3 आपका मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई प्रांत जो है किससे प्राप्त किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पुर्तगालियों से। क्योंकि 1661 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे, 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा, किसके? कैथरीन, नोट करिएगा, ब्रेगेंजा का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से किया और उसे बम्बई उसे दहेज के रूप में दे दिया। हालांकि जो है राजकुमार चार्ल्स ने 1668 ईस्वी में, बाद में यानी समझ लीजिए कि 1668 ईस्वी में बम्बई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखन के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद गजनवी ने। तो महमूद गजनवी के द्वारा जारी चांदी के सिक्कों के दोनों तरफ अलग अलग भाषाओं में मुद्रा लेखन अंकित थे। ऊपरी के जो भाग था उस पे अंकित मुद्रा लेखन जो था वो अरबी भाषा में था। वो कौन सा था? तो अरबी भाषा में था, तथा दूसरी तरफ अंकित लेख संस्कृत भाषा यानी देवनागरी लिपि में था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चांदी के इस सिक्के को किस नाम से जाना जाता था? तो दिरहम के नाम से जाना जाता था, जिसका वजन था वो लगभग 3 ग्राम था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि आर्यों का प्रथम स्थायी आवास कहाँ था? तो ऐसे तो आर्यों के स्थायी आवास के बारे में जो है वो अलग अलग ज्ञानियों ने जो है अपना अपना अलग अलग मत दिया, लेकिन इसमें जो आपसे पूछ रहा है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आर्यों का जो सर्वप्रथम स्थायी आवास था वो पंजाब और अफगानिस्तान से आकर के बताया जाता है कि ये बसे हुए थे। इस प्रकार आप पंजाब लगा सकते हैं। हालांकि मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। किसे? मध्य एशिया को माना है मैक्स मुलर ने। ठीक है, जबकि आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता क्या कहलाई? तो आर्यों के द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि उपनिषद पुस्तकें हैं, उनमें से निम्न में से किस पर आधारित है? तो उपनिषद जो है दोस्तों वो दर्शन पर आधारित है। किस पर? दर्शन पर
आधारित है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, नोट करिएगा, जब जिनमें 13 मूलभूत उपनिषदों को श्रेणी में रखा गया है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। अगला प्रश्न कि जहांगीर के आत्मकथा जिसका नाम है तुजू के जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 फारसी भाषा में लिखी गई। ठीक है, फ्रांसिस्को पल्सर्ट नाम को नोट करिएगा, फ्रांसिस्को पल्सर्ट जो था वो जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा इन्होंने की थी। जहांगीर को न्याय की जंजीर के भी नाम से के लिए याद किया जाता है। साथ ही साथ जहांगीर को लाहौर के निकट सहदारा नामक स्थान पर रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिंध पर अधिग्रहण कर लिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में। 1843 ईस्वी में, ध्यान में रखेंगे, 1843 ईस्वी में एक संक्षिप्त अभियान के बाद यह कार्य किया गया था और इस कार्य के बदले नेपियर को जो है पुरस्कार के स्वरूप में 7 लाख रुपए दिए गए थे। कितने? 7 लाख रुपए जो है वो दिए गए थे। इससे पूर्व जो है 1832 ईस्वी में, यानी 1832 ईस्वी में एक संधि के द्वारा सिंध की सड़कों और नदियों को ब्रिटिश व्यापार के लिए खोल दिया गया था। इसी दौरान 1839 ईस्वी में जो है में सिंध के अमीर कहलाने वाले सरदारों के एक साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर भी कराए गए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, क्या कहता है? कहता है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ध्यान में रखेंगे 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने? ज्योतिबा फूले ने की थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आंसर लगाइएगा 2, 3, 5, यानी बदरुद्दीन तैयबजी, RC दत्त यानी रामेश चंद्र दत्त, और आंसर निकल कर जाएगा जब गोपाल कृष्ण गोखले। तो कब इन्होंने किया था? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो है 1887 ईस्वी में, बदरुद्दीन तैयबजी 1887 ईस्वी में मद्रास के कांग्रेस अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता किया। RC दत्त 1899 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन का, और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में जो है दोस्तों बनारस अधिवेशन का इन्होंने अध्यक्षता किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2, 3, 5। अगला प्रश्न है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन कौन शामिल नहीं थे? कौन शामिल नहीं थे? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर जो हो जाएगा आनंद चार्लू जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या कर रहा है कि कौन शामिल नहीं थे? तो बता दें कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी में P आनंद चार्लू जैसे मद्रास महाजन, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नहीं बल्कि मद्रास महाजन सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, ये मद्रास महाजन सभा के थे, न कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के। हालांकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई कब थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1850 ईस्वी में। इसमें कौन कौन से थे? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और KT तेलंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो था वो सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति तथा भारत में सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित कराने से संबंधित था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि दीवान ए अर्ज विभाग संबंधित था किससे? तो दीवान ए अर्ज विभाग जो था संबंधित था रक्षा विभाग से। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का प्रयोग पहली बार आम चुनाव में कब किया गया? तो आंसर लगाइएगा 61वें संविधान संशोधन, आपने पढ़ा होगा। तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया, जो कि 28 मार्च 1989 ईस्वी को प्रभावी हुआ। नवयुवकों के द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो है वो नवंबर 1989 ईस्वी को 9वीं लोकसभा के आम चुनाव आयोग में किया गया था, आम चुनाव में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का चर्चा किया गया है, जबकि 62 में जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद का चर्चा किया गया है, 66 में जो है 266 में संचित निधि का, और अनुच्छेद 267 में जो है आकस्मिक निधि का चर्चा किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर।
प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आंसर लगाइएगा। भारतीय संविधान की जो प्रथम बैठक हुई थी वो कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसका जो संवैधानिक सलाहकार थे वो सर BN राव, जबकि अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, नियुक्त किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? आंसर लगाइएगा। अनुच्छेद 174 के 2 के अनुसार। कब, किस अनुसार? तो अनुच्छेद 174 के 2 के अनुसार राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश जो है राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रश्न है भारत में संसदीय प्रश्न पूछने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले यह प्रक्रिया जो था वो इंग्लैंड में 1721 ईस्वी में लाया गया। बाद में भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सबसे पहले 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम में ये शुरू हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जबकि इंग्लैंड में 1721 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका जापान से। प्रश्न कि भारतीय संविधान के किस लेख में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है वो किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद जो है दोस्तों ध्यान में रखेंगे 23 और 24 में। ठीक है, वैसे कुल कितने अधिकार हैं? तो मौलिक अधिकार, तो भारतीय संविधान में कुल मौलिक अधिकार कितने वर्णित हैं? तो टोटल हैं 6, जिसमें समता का अधिकार है 14 से 18। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। इसके बाद आ जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। इसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। इसके बाद जो आ जाता है वो क्या है? सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 और 30। और अंत में आ जाता है 6ठे नंबर के संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है कि सहकारिता आयोग का गठन किस विषय पर रिपोर्ट देने के लिए किया गया था? सही आंसर हो जाएगा केंद्र राज्य संबंधित, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सुबनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो सुबनसिरी, कामेंग, नोट करिए, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, ये सब जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। फिर आपको मैच कराने का प्रश्न है, कहता है कि इसमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो डायरेक्ट मैं आंसर बताऊंगा, ये नागपट्टिनम। ऐसा हालांकि सब जितना भी नाम दिया हुआ है ये भारत के तेल रिफाइनरी का नाम दिया हुआ है। इसमें नागपट्टिनम जो है वो आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि तमिलनाडु होना चाहिए था। बाकी सारे के सारे सही मैच कराया हुआ है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नज़दीक कब होती है? तो पृथ्वी जब सूर्य के सबसे नज़दीक होती है वो है 3 जुलाई को, जिसे हम उपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसौर। और जबकि 4 जुलाई, मैंने क्या बताया? 3 जुलाई नहीं, 3 जनवरी होगा, माफ़ कीजिएगा। सबसे नज़दीक होगा 3 जनवरी को, जिसे हम उपसौर कहते हैं। जबकि 4 जुलाई को जो कि सबसे दूर होता है उसे हम अपसौर कहते हैं। इसको नोट करिएगा, ये सब आपने पढ़ा होगा। तो 1 नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि पृथ्वी की घूर्णन गति न हो तो इसका परिणाम यह होगा कि क्या होगा? तो इसका परिणाम होगा सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं होगा और दिन और रात की चक्रण नहीं होगी। यानी 1 और 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न कि जिन जवारों की ऊंचाई सामान्य जवार से 20% अधिक होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो आपको मैं बता दूं, उसके तो सबसे पहले मैं आपको बताते हैं कि बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सिध में होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों जब एक सिध में होती है तो दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। इसमें ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से अधिक होती है। इस तरह ज्वार एक माह में 2 बार आता है, एक पूर्णिमा को और दूसरा अमावस्या को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती? यानी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, इसका मतलब अरेबियन सी में गिरती है। तो अरेबियन सी में कौन कौन सी नदी गिरती है दोस्तों? तो नोट करिएगा, नर्मदा, ताप्ती, माही, लूनी, साबरमती, ये सब सारे के सारे जो नदियां हैं वो अरब सागर में गिनती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, फिर आपको ज्वालामुखी दे दिया है और देश दे दिया है। अब आपको मैच कराने की बात कर रहा है तो मैच कराइएगा। मेना ज्वालामुखी जो है वो कहाँ का है? तो ये है फिलीपींस का। माउंट सस्ता जो है आपको USA का मिल जाएगा।
चिम्बरोजी जो है, चिम्बरोजो, ये इक्वाडोर का है और माउंट हेक्ला आइसलैंड का है। तो इस प्रकार जो आंसर निकल कर जाएगा 2143, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये किस पर आधारित था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पहले सेशन तो हम जान ले 1956 से लेकर के 1961 था, जबकि ये जो है पीसी महालोनोबिस के मॉडल पर आधारित था, जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर के मॉडल के पर आधारित था। तो सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसने दिया था? तो रोलिंग प्लान के सुझाव आया था वो कौन सा? तो गुरनार मिल्डर ने, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जरा जान ले तो 1978 ईस्वी में, नोट करिएगा, 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाले जनता पार्टी के सरकार ने भारत में इसे स्वीकार किया था, परंतु इस योजना के परिणाम जो थे वो सकारात्मक यानी पॉजिटिव नहीं हुए। और फिर 1980 ईस्वी में, कब? 1980 ईस्वी में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसके स्थान पर पुनः पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार किया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे आप सिडबी कहते हैं, तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहले सिडबी का फुल फॉर्म जान लीजिए। सिडबी, SIDIDB, ठीक है, DBI होता है, ठीक है, सिडबी। तो सिडबी का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो 2 अप्रैल, नोट करिएगा, 2 अप्रैल 1990 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी, जबकि मुख्यालय आपसे पूछा है तो आप मुख्यालय लगाइए लखनऊ में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? तो लगातार 2 पदक जीतने वाली वो बनी PV सिंधु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर लगाइएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, कहता है कि बजट एक लेख पत्र है, किसका? तो बजट लेख पत्र है और सरकार की राजकोषीय नीति का, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि निम्न में से प्रत्यक्ष कर कौन है? तो ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। तो प्रत्यक्ष कर में आ जाएगा आपको आयकर, ये आप डायरेक्ट इनकम टैक्स ऑफिस में जाकर के जमा करते हैं, ना कि किसी के हैंड में। तो इस तरह से जो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, कहता है कि द हिल पैलेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो द हिल पैलेस संग्रहालय जो है केरल के एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, ध्यान में रखेंगे। इसे कोचिन के महाराजा ने बनवाया था। किसे? कौन बनवाया था? तो कोचिन के महाराजा ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कि पोलियो से दुष्प्रभावित, हाँ, पोलियो से दुष्प्रभावित होता है क्या? तो पोलियो से दुष्प्रभावित होगा यकृत। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। मानव नेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो जरा हम स्टेटमेंट पढ़ लें कि क्या कहता है इसका कथन। कहता है कि मानव नेत्र में प्रकाश जो है वो कॉर्निया से होकर प्रवेश करती है, बिल्कुल सही। पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, ये भी सही है। और रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि कंचन एक उत्तम किस्म है, किसका? उन्नत किस्म है। तो कंचन के साथ साथ आप ध्यान में रखेंगे कंचन, कृष्णा, बनारसी, ये सब सारे के सारे जो उन्नत किस्म है वो किसके हैं? तो ये हैं आंवला के उन्नत किस्म है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। प्रश्न है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्त सारणी में जब आप बाएं से दाएं पर जाएंगे तो परमाणु का आकार जो है और विद्युत धनात्मकता और परमाणु आकार दोनों के दोनों घटती है, जबकि वर्ग में आप जब ऊपर से नीचे आएंगे तब क्या होगा? परमाणु का आकार एवं विद्युत धनात्मकता दोनों के दोनों बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि डोलोमाइट का सूत्र बताइए। तो डोलोमाइट का जो सूत्र है दोस्तों वो आपको आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 MgCO3 इंटू CaCO3। अच्छा, MgSO4 इंटू 7H2O क्या है? तो ये है इप्सम लवण का ये सूत्र है। किसका? इप्सम लवण का ये सूत्र है, इप्सम,
हाँ, इप्सन लवण का ये सूत्र है, ध्यान में रखेंगे। CaO किसका है, तो ये बिना बुझा हुआ चूना का, और CaOH का होल ट्वाइस जो है ये बुझा हुआ चूना का सूत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने में वायु रंगहीन हो जाता है, वायु में रंगहीन हो जाता है, तो पीतल इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीतल जो है किसका किसका मिश्रण होता है, तो पीतल का मैंने एक ट्रिक बताया था, पिताजी, नोट करिएगा, ये आप ध्यान में रखेंगे। पिताजी, P फॉर पीतल और तांबा और G फॉर जिंक, जिसमें 70% तांबा और 30% जिंक मिला होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि मनुष्यों में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है, तो जब आपके बॉडी में जो है लैक्टिक एसिड जमा हो जाएगा ना, तब आपको क्या होगा, थकान महसूस होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो आपको सुमिलित नहीं है कि मैच कराना है, तो क्लोरोफिल, मैग्नीशियम बिल्कुल सही, होमोग्लोबिन में आयरन की प्रेजेंस बिल्कुल सही है, खाने का नमक जो है सोडियम बिल्कुल सही, बच गया कपड़ा धोने का जो कि सोडियम पोटेशियम लिखा हुआ है, बल्कि सोडा पोटेशियम लिखा हुआ है, ये गलत है, सोडा पोटेशियम नहीं बल्कि कपड़ा धोने का सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, कहते हैं कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए हैं, जो कि लिया गया है किससे, तो ये लिया गया है पौधे से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे, इसको हम कहेंगे इथेनोलॉजी। तो क्या कहेंगे इसको हम, इथेनोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर 1 इथेनोलॉजी। अच्छा, इथेनोग्राफी क्या है, तो इसमें किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इथोलॉजी क्या है, तो इथोलॉजी के अंतर्गत मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और एथिक्स में जो है नैतिक आचार तथा कर्तव्यों का मानव वैज्ञानिक जो है अध्ययन किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, फिर आपको मैच कराना है, तो डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई को मापता है, सही है। अश्वशक्ति शक्ति का इकाई मापता है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी का इकाई मापता है। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 सेल्सियस, उष्मा का नहीं बल्कि ताप का इकाई है, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो ये अपकेंद्रण पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो जरा स्टेटमेंट हम डायरेक्ट आपको मैं बता दूं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी वस्तु का द्रव्यमान समान रहता है जबकि उस स्थान के अनुसार भार बदलता रहता है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी हम कुछ पढ़ेंगे ही नहीं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग से आरंभ होता है, तो करेक्ट आंसर लगाइएगा। आरंभ की बात करता है तो इसमें डायरेक्ट आप लगाएंगे, ये स्टार्टिंग हो जाता है मुंह से ही। कहाँ से, ये मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं आपको गलती से अमाशय दिख जाएगा, ये गलत होगा, इसमें मुंह से स्टार्ट होगा। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण जो है भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होती है। अब मैंने इसलिए मुंह से बताया कि चूंकि जो आप में लार ग्रंथियां बनती है वो मुख से ही होता है। जैसे ही आप कुछ भी आप फूड लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि भोजन लसा हो जाता है, तो लसा क्या होता है, तो उसमें एंजाइम हो जाता है, मिक्स हो जाता है, और वही एंजाइम जो होता है आपके भोजन को पचाने में मदद करता है, तो भोजन का पचने का कार्यक्रम यहीं से शुरू हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि WC का बनना, RBC का विनाश होना कहाँ है, तो ये WC बनता है पलिया में यानी स्प्लीन में, और RBC डेड कर जाता है स्प्लीन में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मकता जो है ऋणात्मक आवेश होती है, तो बीटा कण जो है ऋणात्मक आवेश होती है, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दोस्तों, कहता है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं किसमें, तो जब उसके द्रव्यमान संख्या में। प्रश्न है कि थैलेसीमिया रोग के रोगी थैलेसीमिया के रोगी में शरीर निम्नलिखित में से संश्लेषण की क्षमता नहीं रखता, तो किसका क्षमता नहीं रखेगा, तो ये होमोग्लोबिन का क्षमता नहीं रखेगा, ध्यान में रखेगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। फिर आपको मैच कराने का प्रश्न दे दिया है, तो आपको जरा मैच कराते चलिए। हाइड्रोलिक दाब
कौन? पास्कल। जड़त्व के नियम कौन है? गैलीलियो। सौर प्रणाली कोपरनिकस और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो है न्यूटन। तो इस तरह से आंसर निकल करके आ जाएगा 3, 2, 1, 4। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न कि हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? तो निकलने लगती है वायुदाब में कमी होने के कारण। ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न वास्तविक गैस की किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? आदर्श गैस व्यवहार करेगा। ऑप्शन नंबर 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, निम्न दाब और उच्च दाब के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे टेप रिकॉर्डर को टेप लेपित किया जाता है? तो टेप रिकॉर्डर जो है वो किससे उसका लेपित किया जाता है? तो आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से उसमें लेपित किया जाता है। प्रश्न है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? तो जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब किसी पारदर्शक पतली परत, ठीक है, पर श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट प्रकाश को, लाइट को आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। इस परिघटना के परिणामतः जो है वह परत चमकदार दिखाई देती है। तो इस तरह से जो आंसर निकल करके आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के वजह से। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है कि सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद जो आता है वो तांबा आता है, एल्युमिनियम आता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न है कि जीव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की पहली परियोजना स्कीम कौन सी थी? तो 61 का जो करेक्ट आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 2, नीलगिरी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। इसको जो है 1986 ईस्वी में जो है इसको स्थापित किया गया था, जो कि भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है विद्युत मोटर। कौन? विद्युत मोटर। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि जैविक अनोन्य क्रिया के किस प्रकार में एक जाति को लाभ तथा दूसरी जाति को हानि होता है? तो इसे हम परजीविता के अंतर्गत में रखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है? तो नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है नीला हरा शैवाल। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि पारा प्रदूषक के रूप में किससे उत्सर्जित होता है? तो ये उत्सर्जित होगा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको प्रश्न दिया हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा, एकदम VVI है, छपेगा एग्जाम में, कि विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का थीम या विषय क्या था? तो इसका थीम रहा था वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या है? सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन। अच्छा, इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे का क्या रहा था? तो फॉरेस्ट टू हेल्थ, ये इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे का है। जबकि वर्ल्ड एड्स डे का क्या रहा था? तो लेट्स कम्युनिटीज लीड। क्या है? लेट कम्युनिटीज लीड, ठीक है। और इंटरनेशनल योगा डे का क्या थीम रहा है 2023 का? तो योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, कहता है कि हाल ही में प्रदान किए गए GI टैग उत्पादकों के संबंध में कौन सुमिलित नहीं है? तो खामती चावल, ये तो आपको कहाँ मिलता है? तो खामती चावल जो है अरुणाचल प्रदेश, सही है। रायगढ़ा सॉल असम, यही गलती है। रायगढ़ा सॉल जो है असम नहीं बल्कि यहाँ पर ये उड़ीसा होना चाहिए। कहाँ? उड़ीसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर। बाकी सलेम साबूदाना तमिलनाडु, कालपी हैंडमेड पेपर ये उत्तर प्रदेश, तीनों सब सही है, बाकी 2 नंबर गलत था। प्रश्न है कि वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? नोट करिएगा, वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर M.A. हसन, यानी ऑप्शन नंबर 1। रचना विशिष्ट रावत ने एक पुस्तक लिखी है, नाम है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म। इसके बाद अमिताभ घोष का अगर लेटेस्ट बुक का नाम लीजिएगा तो आप नोट करिए स्मोक एंड एसेस। क्या है? स्मोक एंड एसेस। और K.M. चंद्रशेखर का लेटेस्ट बुक नाम लिखना चाहे तो लिख लीजिए एज गुड एज वर्ड। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। प्रश्न है विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का स्थान रहा 126वां, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव
2023 का पुरस्कार दिया गया है? तो सही आंसर लगाइएगा ऑप्शन नंबर 4 धोर्डो गुजरात को। प्रश्न है कि भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लॉन्च किया गया है? आंसर लगाइएगा चेन्नई में, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के पास 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो आंसर लगाइएगा शीतल महाजन। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तीसरा स्थान इन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद प्रश्न है कि वर्ष 2023 के रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित 4 संयुक्त विजेताओं में से कौन भारतीय व्यक्ति शामिल हैं? वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर रवि कनन आर। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? कहता है कि वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो मैंने आपको लगातार 2-3 सेट से मैं बता रहा हूं कि नरगिस मोहम्मदी को शांति के क्षेत्र में दिया गया, जबकि जॉन ओलाफ फॉस को जो है दोस्तों, जॉन ओलाफ फॉस को किस क्षेत्र में दिया गया है? तो इन्हें हम चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है, ध्यान में रखेंगे। और क्लाउडिया गोल्डिन को जो है ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया, सॉरी जॉन ओलाफ फॉस को साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था, माफ कीजिएगा, इनको मिला है। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल से कंटिन्यू जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।